नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, ऑल गुड्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आकाशगंगा। आपको जैसा पता है कि पिछले कई दिनों से जो ज्योग्राफी विषय है उसकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है, ठीक है। उसी में जब हमने ज्योग्राफी विषय स्टार्ट किया तो उस टाइम आपसे वादा किया था कि इसका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा उसी क्षेत्र में या उसी ही दिशा में। सबसे पहले हमने पढ़ा भूगोल विषय के बारे में, पढ़ा कि भूगोल विषय में क्या पढ़ते हैं। फिर हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई होती है ब्रह्मांड होती है। फिर अंतरिक्ष पढ़ा और फिर देखते हैं सब उसके बाद जो बड़ी इकाई है वो है आकाशगंगा, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आकाशगंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि आकाशगंगा क्या होती है, यानी आकाशगंगा की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है, यानी आकाशगंगा के हम प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्य की अवस्थिति पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जब हमारी जो आकाशगंगा है वो कौन से प्रकार में आती है, ठीक है। और इसकी जो संरचना है वो कैसी है ये पढ़ेंगे। उसमें सूर्य का स्थान कहाँ है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब समय बच जाएगा तो सूर्य की संरचना पढ़ेंगे या फिर अगले वीडियो में सूर्य की संरचना पढ़ेंगे। आज ये पढ़ेंगे, उसके बाद समय देखते हैं रहता है तो सूर्य की संरचना भी कर देंगे, ठीक है। इसमें तारे भी आ जाएंगे, तारे कैसे बनते हैं, तारों यंग स्टार कैसे बनते हैं, पहले भ्रूण स्टार होते हैं वो यंग स्टार कैसे बनते हैं और बाद में मर कैसे जाते हैं, ठीक है। यानी सुपरनोवा विस्फोट कैसे होता है, जो इस प्रकार जो सभी चीजें हैं तारों से संबंधित वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब पिछली क्लास अगर आपने देखी नहीं है तो पहले इस क्लास को देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिए। उससे क्या जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी टॉपिक को समझने की, ठीक है। आज हम इस हार्ड टॉपिक को जो सब कहते हैं कि बहुत हार्ड टॉपिक है उसको बिल्कुल आसान बना देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकाशगंगा, गैलेक्सी, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है आकाश गंगा, ठीक है, गैलेक्सी, ठीक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशगंगा क्या होती है, ठीक है। यानी आकाशगंगा की परिभाषा क्या है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, अंतरिक्ष कहाँ से आया, तो हमने पढ़ा था महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। और उसी क्रम में मैंने उसका सातवां या छठा सातवां बिंदु कुछ था, उसमें मैंने बताया था आकाशगंगा कैसे बनी, ठीक है। तो वो वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा आकाशगंगा कैसे बनती है या निर्माण कैसे होता है, ठीक है। हम देखते हैं जो आकाशगंगा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कई तारे होते हैं, कई अरबों की संख्या में तारे होते हैं तथा उनके साथ धूलकण होते हैं, ऊर्जा होती है और अदृश्य कण होते हैं, यानी ब्लैक पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वास्तव में वो अपना प्रभाव रखते हैं वहां, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि कई तारों का समूह जिसमें धूल कण, ऊर्जा के कण, ठीक है, ये जो सभी है जो सम्मिलित हो, ठीक है। तो जैसे वन लाइनर के रूप में देखें परिभाषा क्या होगी, तो हम देखते हैं कि कई तारों का समूह, अरबों तारों का समूह जिसके अंतर्गत तारों के अलावा ऊर्जा, धूल कण और गैसें उपस्थित होती है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो परिभाषा थी वो हमने देख ली। परिभाषा क्या है, ठीक है। परिभाषा हमने देखी कि तारे हैं, ठीक है, प्लस गैस है, ठीक है, प्लस धूल कण है, ठीक है, और ऊर्जा है वगैरह वगैरह, ब्लैक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए गैस और धूल कण ये होता है उसे क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। आप पढ़ते हैं ना कि नेबुला क्या होता है, तो धूल के कणों तथा गैसों का जो सम्मिश्रित रूप है, जो सम्मिलित रूप है उसे नेबुला कहते हैं। गैस के जो बादल बन जाते हैं उसी में क्या धूल के कण होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते थे हम, नेबुला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा भी है इसमें, ठीक है। तो ये परिभाषा होगी कि कई अरबों तारों के कई अरबों तारों का समूह जिसमें तारों के अलावा गैस, धूल कण, ऊर्जा और अदृश्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। आपने पहली चीज पढ़ ली, मैंने कहा पहली परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, ठीक है।
आइए हम पढ़ते हैं प्रकार। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला प्रकार होता है इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्तीय। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलिप्टिकल। ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इज सर्पिलाकार, स्पाइरल। ठीक है, क्या? स्पाइरल। ठीक है, तीसरा होता है इरेगुलर गैलेक्सी, अनियमित, अनियमित आकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, इरेगुलर। ठीक है, कौन सा हो गया? इरेगुलर। यार है, दोनों अलग अलग टाइप से लिख दिया। ठीक है, अब पढ़ा हमने दीर्घवृत्तीय। तो दीर्घवृत्तीय क्या होती है? अंडे के समान मान लो। आपने अंडा देखा है ना, ऐसे अंडा होता है, तो अंडे के समान मान लो। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होगी? दीर्घवृत्तीय, अंडे के समान आकृति होती है। ठीक है, दूसरा होता है इस स्पाइरल, सर्पिला आकार। ठीक है, तो जो हमारी आकाशगंगा है वो कौन सी है? सर्पिलाकार है। ठीक है, नाम तो मैंने बता ही दिया था आपको पिछली क्लास में। हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो है मंदाकिनी। ठीक है, और इसको ही क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ये कारण भी बताया था मैंने आपको, याद हो तो, कि मिल्की वे इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मिल्की वे कहने का जो कारण है वो है कि जो इसकी संरचना है, जिसमें क्या होता है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर के मध्य एक नदी नुमा दूधिया प्रकाश दिखता है। यानी ऐसा दिखता है कि जैसे दूध की नदी बह रही हो, दूर से देखते हैं अपन, तो जैसे दिखता है कि जैसे दूध की नदी बह रही हो। ठीक है, उससे क्या लगता है कि जैसे दूध की नदी है, दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर को देखें तो दूध के बहती हुई नदी के समान दिखती है, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मंदाकिनी जो आकाश गंगा है, ठीक है, वो कैसी है? वो है सर्पिलाकार। ठीक है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा संरचना इसकी। ठीक है, जब आपको संरचना बताऊंगा, जब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्पिलाकार कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अभी आपको संरचना बताऊंगा, पूरी चीजें बताऊंगा, तारे कैसे जन्म लेते हैं, फिर वो यंग स्टार में कैसे आते हैं, ठीक है, सूर्य के समान, और फिर वो मर कैसे जाते हैं। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट हो गया, सब चीजें बताएंगे। उसके बाद आता है अनियमित आकार। अब इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, अनियमित आकार। ठीक है, यानी जिसका कोई आकार ही नहीं हो, वो ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, यानी जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अनियमित आकार की आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आकाश गंगा की संरचना के बारे में। ठीक है, यानी हम पढ़ते हैं आकाश गंगा की संरचना कैसी है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? आकाश गंगा की संरचना। ठीक है, यानी आकाश गंगा की जो संरचना है वो कैसी है, उसके बारे में हम क्या करते हैं? अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संरचना के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारी आकाश गंगा है उसकी संरचना है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देख लिया, इसमें ये क्या है? 3 लेयर्स हैं इसमें, यानी 3 पेटियां हैं या पट्टिकाएं हैं, 1 2 और 3। ठीक है, ये जो है इसे कहते हैं
ब्लैक होल। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लैक होल है। ठीक है, ये है दूसरे नंबर की पट्टी का। ठीक है, ये है तीसरे नंबर की पट्टी का। अब इन तीन लेयर्स को कैसे करते हैं विभाजित। ठीक है, जो पहली लेयर है, ठीक है, पहली लेयर में क्या होते हैं, ओल्ड स्टार होते हैं, ओल्ड। ठीक है, यानी वृद्ध तारे, ओल्ड स्टार। ठीक है, दूसरी जो लेयर होती है उसमें होते हैं यंग, यंग स्टार। ठीक है, और जो तीसरी लेयर होती है, ठीक है, जो तीसरी लेयर होती है उसमें होते हैं एम्ब्रायो स्टार। ठीक है, एम्ब्रायो स्टार का मतलब होता है भ्रूण तारे, एम्ब्रायो स्टार। ठीक है, यानी वृद्ध तारे। ठीक है, या इसके बाद होता है यंग, यंग स्टार में नवजात तारे। ठीक है, एम्ब्रायो स्टार में होता है भ्रूण तारे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए आकाशगंगा की संरचना के तीन लेयर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है कि जो तारे हैं वो कैसे बन रहे हैं और कैसे इसमें जा रहे हैं, किसमें, ब्लैक होल में जा रहे हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले भ्रूण तारे की बात करते हैं, भ्रूण तारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गैस के बादल होते हैं, ठीक है, जो गैस के बादल होते हैं, ठीक है, ये गैस का बादल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये घूर्णन करता है। ठीक है, तो जो गैस का बादल है उसमें क्या होता है, गैसें घूर्णन करती है। ठीक है, यानी रोटेशन होता है। ठीक है, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो जिस इस रोटेशन के अंदर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यानी वायुमंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन की सर्वाधिक उपस्थिति आपको पता है। ठीक है, अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड कहीं भी देख ली, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो क्या होता है, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, एनर्जी, इस प्रक्रिया में एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसी एनर्जी का, ये एनर्जी क्या है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तारों से, जैसे सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका कारण है हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, और ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो उस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, उस प्रक्रिया के, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, किसमें, सूर्य के द्वारा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं भ्रूण तारा। ठीक है, तो वही चीजें इन तारों में, सभी तारों में सेम चीजें हैं, लेकिन ये भ्रूण तारे से यंग स्टार कैसे बनेगा। ठीक है, ये देखो, ये सूर्य है अपना, ये यहाँ है, यंग तारा है इस टाइम, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, यंग तारा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन भ्रूण तारे से, तो इनसे क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या होती है, जो हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम क्या होता है, भारी होता है, क्योंकि जुड़ के बन रहा है। ठीक है, तो हीलियम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के बल से क्या होता है, केंद्र में जमा होता है। ठीक है, यानी हीलियम केंद्र में जमा होता है, और यहाँ क्या, किसका निर्माण करते हैं, ये इसके कोर का, इसके केंद्र का निर्माण करता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या, जो हाइड्रोजन होता है,
हाइड्रोजन क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी हाइड्रोजन क्या होती है, गर्म गैस होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो भ्रूण तारा है वो क्या हो रहा है, तारा बनने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, ठीक है। कैसे लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन का संलयन होकर हीलियम बन रहे हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये हीलियम की अत्यधिक मात्रा हो जाती है कहाँ, केंद्र में, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, हीलियम अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, धीरे धीरे हाइड्रोजन जो का जुड़ना और हीलियम का बनना कम हो जाता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीरे 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 कम होने लगती है, ठीक है। तो इस प्रारूप को क्या कहते हैं, रेड जायंट स्टार, ठीक है। यानी तो ये स्टार बन गया है जिसमें हीलियम की जो केंद्र में मात्रा है वो अत्यधिक हो गई है, ठीक है। धीरे धीरे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो रही है, बंद हो रही है, और जब ये नाभिकीय संलयन रुक जाता है, ठीक है, केंद्र का घनत्व बढ़ जाता है, कैसे, हीलियम की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, तापमान नहीं रोक सकता है, आपको पता है घनत्व बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तो घनत्व के अत्यधिक होने से, तापमान के अत्यधिक होने से क्या होता है, इसमें एक विस्फोट होता है। इन हीलियम की अत्यधिक मात्रा से घनत्व बहुत अत्यधिक हो जाता है और इसमें क्या होता है, एक विस्फोट होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सुपर सुपरनोवा विस्फोट, क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको मैं इधर से हटा देता हूं, थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगी। अब देखिए, इसको यहां लिख देंगे अपन, एम्ब्रायो स्टार, भ्रूण तारे, क्या होते हैं, भ्रूण तारे, ठीक है। अब हम कहाँ थे, हम यहाँ थे सुपरनोवा विस्फोट के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, ठीक है, तो ये कई पार्टिकल्स में क्या होता है, विखंडित हो जाता है, ठीक है। यानी पहले क्या था, एक जगह था, चारों तरफ गैसों का घूर्णन था, हाइड्रोजन की मात्रा से बहुत ज्यादा अत्यधिक तापमान था, घनत्व तो बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ चुका था केंद्र का, ठीक है। उससे क्या होता है, विस्फोट होता है, और उससे हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका जो कोर है, इसका जो केंद्र है, ठीक है, वो अलग हो जाता है, और जो इसका जो गैसीय बादल है वो अलग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस कोर को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, जो केंद्र है इसका, ठीक है, इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, ठीक है, एन स्टार कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इस केंद्र को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और जो ये बादल नुमा बचा है, ठीक है, ये बादल नुमा बचा है, ठीक है, इसका क्या होता है, आपको पता है हाइड्रोजन की मात्रा है, तो ये जो हाइड्रोजन की मात्रा है, ठीक है, धीरे धीरे वापस क्या होती है, हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन की परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगती है, ठीक है। लेकिन एक चीज है इसमें, यहां से जो विस्फोट हुआ, तो इस घूर्णन में क्या होता है, इस नाभिकीय संलयन से क्या केंद्र तो बन रहा है, हीलियम गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र में तो विस्थापित हो रहा है, और हाइड्रोजन हल्का होने की वजह से चारों तरफ क्या हो रहा है, परिक्रमण कर रहा है, यानी घूम रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है, धीरे धीरे हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बना रहे हैं, और केंद्र बन रहा है, ठीक है, हीलियम से, ठीक है। तो वही वापिस क्या, कौन सा स्वरूप आ रहा है इसका, स्टार का, यानी क्या हो रहा है, वापिस तारा बन रहा है, ठीक है। ओके। अब यह एक कहानी सामने आती है कि
हम देखते हैं कि जैसे मान लो सूर्य तो बन गया है, हम देख रहे हैं तारे बन रहे हैं, लेकिन ये चारों तरफ के जो ग्रह हैं वो कहाँ से आए हैं? वो देखिए, यहाँ देखिए, उनका जो सीक्रेट है वो यहाँ पता चलेगा आपको, ठीक है। यानी ये केंद्र बन गया है, ठीक है, लेकिन इसके जो चारों तरफ के क्या होते हैं, ये देख लो, यहाँ देख लो इसको, वो केंद्र बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ के क्या होते हैं, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या, जो ग्रह बन रहे हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं भैया यहाँ से, विस्फोट हुआ है ना, तो यहाँ चट्टानी रूप में या विभिन्न खंडों के रूप में जो विखंडित हुआ है, ठीक है, तो क्या वो भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे बीच में केंद्र बन रहा है, उसी प्रकार चारों तरफ क्या बन जाते हैं, वो विखंडित रूप के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, धीरे 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 आपस में टकरा कर, सॉरी, वो क्या होते हैं, वो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, किसके चारों तरफ, तारे के चारों तरफ, और ये अपना एक क्या बना लेता है, सौर मंडल बना लेता है, ठीक है, अपना एक परिवार बना लेता है, जिसमें क्या होता है, वो धीरे 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 अपना एक स्थायी रूप ले लेते हैं। जैसे पृथ्वी को बोलते हैं कि हम गोलाकार पृथ्वी होती है, लगभग गोलाकार, ठीक है, या लद्वक्ष गोला भी ये कहते हैं उसे, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होते हैं, ये जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, अपना रूप ले लेते हैं, अर्थ हो गया, ठीक है, मार्स हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, अपना अपना रूप ले लेते हैं, ठीक है। उसी क्रम में क्या होता है, जो ये जो ये तारा बन रहा है, ठीक है, तो ये इसी क्रम में क्या क्या धीरे धीरे किधर विस्थापित होता है, बाहर की लेयर से कहाँ की ओर, अंदर की लेयर की ओर, ठीक है। यानी भ्रूण भ्रूण तारों से क्या किस में आ जाता है, यंग स्टार में आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुआ है, हमारे जो सूर्य है उसका निर्माण हुआ है भैया, ठीक है, और ये क्या बना है, इसके चारों तरफ क्या बना है, जो क्या बना है, जो ग्रह हैं उनकी अवस्थिति पाई जाती है, ठीक है। यानी अब हम कहाँ आ चुके हैं, भ्रूण तारे से आ चुके हैं नवजात तारे में, ठीक है। यानी इसकी अवस्थिति पाई गई, ये तारा बना, ठीक है, और वापस जैसे विखंडित हुआ, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, तो क्या बना, तारा बना, ठीक है। दूसरा जो इसका केंद्र रहा वो अलग हो गया, इसके चारों तरफ का जो भाग था वो अलग हो गया, ठीक है। तो ये नया तारा का निर्माण हुआ नाभिक के संलयन से, और जो न्यूट्रॉन तारा है, ठीक है, वो अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या धीरे धीरे विस्थापित होकर कहाँ आ गया, बीच वाली है मध्यवर्ती जो पेटी होती है, मिडल जो लेयर होती है उसमें आ गया है, यानी नवजात तारों में आ गया है, ठीक है। तो इसका उदाहरण ले सकते हैं, सूर्य का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, यानी सूर्य आ गया। अब भैया यहाँ एक डाउट आता है कि जो ये सूर्य है पहले भ्रूण तारा था, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या हुआ, इसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ, ठीक है। तो इस सुपरनोवा विस्फोट से क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, ये विखंडित हुआ, ठीक है, और ये नवजात तारों में आ गया, ठीक है। तो अब क्या गारंटी है कि वापस विस्फोट नहीं होगा, तो भैया विस्फोट होता है, ठीक है। यानी इसके बाद क्या होता है, जो ये सूर्य है, ठीक है, वो अपनी अवस्थिति में आता है, और वही चीज होती है, जब ये नाभिकीय संलयन रुक जाएगा तब क्या हो जाएगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक है, किसमें, जो ये नवजात तारा बन जाता है, जिसका उदाहरण ले रहे हैं हम सूर्य में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, विस्फोट होकर क्या बनेगा, विस्फोट होकर जो ये केंद्र होता है इसका, ये कोर, ठीक है, विस्फोट होने के बाद जो कोर होता है जो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस कोर को क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये जो हाइड्रोजन से जुड़कर हीलियम बनता है, ठीक है, जो हीलियम होता है, ठीक है, तो हीलियम का जब संलयन होता है, यानी हीलियम क्या बनाता है, हीलियम जुड़कर क्या बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के बनने से क्या जो अवस्थिति प्राप्त होती है, वो अवस्थिति में प्राप्त होती है ब्लैक ड्वार्फ की, ठीक है। यानी
जब हीलियम का संलयन होगा तो हीलियम के परमाणु क्या होते हैं, जुड़कर क्या बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे या फिर आयरन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, जो जो ब्लैक ड्वार्फ बनता है, ठीक है, यानी जब ये कार्बन और आयरन बनाते हैं, ठीक है, तो जो ब्लैक ड्वार्फ बनता है, ठीक है, काला काला वामन, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ को क्या बोलते हैं, सफेद वामन, वामन, ठीक है, और ब्लैक ड्वार्फ को बोलते हैं काला वामन। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये काला वामन होता है, ठीक है, ये धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में क्या होते हैं, ये जो केंद्र है इसका, जो ब्लैक होल है, उसकी तरफ क्या होते हैं, विक्षेपित होते रहते हैं। ठीक है, धीरे 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 क्या करते हैं, ये इस प्रकार गति करते हुए धीरे धीरे ब्लैक होल में क्या होते हैं, समा जाते हैं। ठीक है, यानी जो इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से क्या पता है, इसका जो केंद्र है, ठीक है, वो क्या कहलाया, व्हाइट ड्वार्फ कहलाया। ठीक है, लेकिन जो व्हाइट ड्वार्फ होता है, ठीक है, तो जो व्हाइट ड्वार्फ होता है, ये इसमें जो हीलियम होता है, ठीक है, जो हीलियम क्या होता है, इसका संलयन होता है, और संलयन होने से क्या बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं, आयरन बनाते हैं। ठीक है, और जो ये अवस्थिति प्राप्त होती है, ठीक है, कार्बन और आयरन युक्त, इसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। और ठीक है, धीरे 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 क्या होते हैं, ये इस प्रकार गति करते हुए क्या होते हैं, ब्लैक होल में समा जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए, यानी एम्ब्रायो स्टार से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे नवजात तारों में आ गए, यानी एम्ब्रायो स्टार की जो श्रृंखला है, पेटी है, उसमें थे, उससे धीरे धीरे विक्षेपित होते हुए, विस्थापित होते हुए, धीरे 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 गति करते हुए इसमें आ गए, यंग स्टार में, यंग स्टार में फिर विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से क्या हुआ, ब्लैक होल में ये समा गए। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ गई। ठीक है, अब बात आती है, एक सवाल आता है यहाँ सबके मन में कि यहां विस्फोट हुआ, ठीक है, यहां विस्फोट हुआ, ठीक है, तो बना क्या, व्हाइट ड्वार्फ बना। ठीक है, ओके, लेकिन यहां विस्फोट हुआ तो यहां क्या बना था, न्यूट्रॉन स्टार बना था, यानी यहां तो बना व्हाइट ड्वार्फ स्टार हो गया, यानी सफेद वामन तारा बना। लेकिन यहां क्या बना, यहां न्यूट्रॉन तारा बना, ऐसा क्यों। ठीक है भाई, इसकी भी तो कोई क्राइटेरिया रहा होगा, इसकी भी कोई सीमा रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए डॉक्टर चंद्रशेखर। ठीक है, ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर ने क्या कहा, इनका एक सीमा बताई। ठीक है, यानी एक लिमिट बताई इनकी कि इस लिमिट में होगा जो तारा, वो उसका विस्फोट होगा तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और इस द्रव्यमान का या इस स्तर का जो तारा होगा उसमें व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं उस सीमा के बारे में। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर। ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक सीमा दी, एक लिमिट दी, जिसे क्या कहा गया, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक आधार लिया, और आधार में किसे लिया, सूर्य को लिया, यानी जो आधारित तारा लिया उसका नाम रखा, अपना सूर्य है उसको आधार माना, और उसी आधार पर इन्होंने एक सीमा दी, यानी वह तारा जिसका द्रव्यमान, यानी वह तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना तक, समझो आप, ये जो सूर्य का द्रव्यमान है से 1.44 गुना तक जिसका द्रव्यमान होगा, यानी जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लेकर 1.44 गुना, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना तक जिसका द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, वो क्या बनेंगे, सफेद वामन। ठीक है, वो विस्फोट होगा तो उसे क्या कहेंगे, सफेद वामन तारा। ठीक है, यानी ये विस्फोट होगा। ठीक है, दूसरी चीज थी कि जिनका द्रव्यमान 1.40 से सूर्य के 3 गुना तक, ठीक है, सूर्य के 3 गुना तक होगा। ठीक है, तो उन तारों का जब विस्फोट होगा तो उनसे क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे। क्या बनेंगे, एन स्टार।
न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर जो लिमिट थी, 3 गुना से ज्यादा जिनका द्रव्यमान होगा सूर्य से, 3 गुना से ज्यादा जिसका द्रव्यमान होगा, तो जब उन तारों का विस्फोट होगा, ठीक है, तो उनसे जो तारे बनेंगे वो कहलाएंगे फ्रोजन स्टार। ठीक है, यानी जिनका द्रव्यमान, जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना होगा, तो उस तारे का जब विस्फोट होगा, ठीक है, तो वो जो तारा बनेगा, विस्फोट के बाद जो तारा बनेगा, ठीक है, जो जो कोर बचेगा, या जिसको यहाँ न्यूट्रॉन स्टार कह रहे थे, यहाँ व्हाइट ड्वार्फ कह रहे थे, तो वहाँ वो तारा कहलाएगा फ्रोजन स्टार कहलाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी सीमा। यानी पहचाने तो सही, तो ये मतलब ये जो सुपरनोवा विस्फोट कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, ठीक है, तो ये चीजें पहचाने हम। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। इसके बाद जो चीज आती है वो आती है कि जो हमारी जो आकाश गंगा है, ठीक है, तो इसका व्यास कितना है। ये एक फैक्चुअल चीजें हैं कि जो हमारी आकाश गंगा है उसका व्यास कितना है। तो व्यास को हम यहाँ देख लेते हैं। हमारी आकाश गंगा का व्यास है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 प्रकाश वर्ष क्या है, हमारी आकाशगंगा का व्यास है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि पहले एम्ब्रायो स्टार या भ्रूण तारे बने, भ्रूण तारों की जब हीलियम की मात्रा अत्यधिक हो गई केंद्र में, ठीक है, तो ये रेड जायंट स्टार के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हीलियम की सघनता की वजह से, अत्यधिक घनत्व की वजह से यहाँ विस्फोट हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे, सुपरनोवा विस्फोट कहा। ठीक है, और उस सुपरनोवा विस्फोट में क्या होता है, जिसका जो केंद्र होता है उसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, तथा वो जो गैस ये बादल होते हैं, जो गैस होती है उसमें गैस का आवरण होता है। तो गैस क्या होती है, गैस में वापस से क्या, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हीलियम बनता है, हीलियम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है, केंद्र की ओर विस्थापित होता है, जबकि हाइड्रोजन हीलियम से हल्का होने के कारण क्या होता है, ये बाहरी आवरण में क्या होता है, चक्र लगाता है, और हीलियम बनाकर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो केंद्र है वो क्या होता है, धीरे धीरे सघन हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या होता है, जैसे ये इस क्लॉकवाइज क्रम में क्या होते हैं, ये विस्थापित होते रहते हैं, और धीरे धीरे ये जो तीसरी लेयर है भ्रूण तारे की, उससे क्या हो जाता है, नवजात तारे की लेयर में आ जाते हैं, मिडल लेयर में आ जाते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती जो पट्टिका होती है, मध्यवर्ती जो पेटी होती है, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने उदाहरण लिया सूर्य से, यानी सूर्य क्या है, इस समय मध्यवर्ती पेटी में स्थित है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब सूर्य देखा, सूर्य के बाद हमने देखा कि सूर्य की अवस्थिति हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें कि जब यहाँ विस्फोट हुआ है तो यहाँ भी विस्फोट होगा। क्यों, कब होगा, जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कम बंद हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन का संलयन होकर हीलियम बन चुका होगा। ठीक है, यानी सभी, तो वो क्या होता है, जो केंद्र में हीलियम बन रहा था, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही थी, जब वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जहां यहाँ विस्फोट हुआ, उसी प्रकार यहाँ हीलियम की सघनता की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के बाद जो इसमें इसका जो केंद्र है होता है, जहाँ यहाँ न्यूट्रॉन तारा कहा हमने जिसे यहाँ न्यूट्रॉन तारा कहा, वही इस केंद्र को क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, जिसे सफेद वामन कहते हैं, यानी सफेद वामन तारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीलियम होता है, और हीलियम क्या होता है, हीलियम किसका निर्माण करते हैं, जुड़ के कार्बन का निर्माण करते हैं, आयरन का निर्माण करते हैं, और इसी कार्बन आयरन युक्त जो केंद्र होता है उसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं, काला वामन कहते हैं। और ये काला वामन धीरे धीरे क्या होता है, केंद्र की ओर विस्थापित होता है, यानी ब्लैक होल में धीरे धीरे विस्थापित होता हुआ, जैसे ये यहाँ से गति करेगा तो अगली बार थोड़ी दूरी कम होगी, फिर दूरी कम होते होते ब्लैक होल में क्या हो जाता है, समा जाता है। ठीक है, तो इन व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन तारा बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसकी हमने सीमा देखी, यानी कब तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा और कब न्यूट्रॉन तारा बनेगा। इसके लिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर, जिन्होंने अपनी एक लिमिट दी, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा गया। तो इस चंद्रशेखर सीमा के अनुसार क्या होता है, इन्होंने आधार के रूप में सूर्य को लिया, और सूर्य को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य से लेकर 1.44 गुना तक रहेगा, ठीक है, तो उनके विस्फोट में क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगी, यानी सफेद वामन तारा बनेगा। लेकिन जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 गुना से 3 गुना तक होगा,
ठीक है, तो उस स्थिति में क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब होता है कि कई बार कुछ तारों का द्रव्यमान 3 गुना से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उनमें जो कोर से जो तारा बनेगा उसे फ्रोजन स्टार कहेंगे। ठीक है, तो ये थी बेसिक सी जानकारी जिसमें हमने देखा। एक फैक्चुअल चीज हो रहा है यहाँ कि जैसे कोई तारा होता है, जब वो निर्माण होता है तो निर्माण की जो शुरुआती प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस समय जो नाभिकीय संलयन की दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या उसमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस समय उस फेज में उसका जो रंग होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नाभिकीय संलयन कम होता जाता है तो ब्लू से व्हाइट होता है और व्हाइट से येलो होता है। और आपको पता है इस समय हमारे सूर्य का जो रंग है वो येलो है। ठीक है, यानी वो किस फेज में, येलो फेज में, यानी धीरे धीरे नाभिकीय संलयन कम होता जा रहा है। और येलो के बाद क्या आता है, रेड आता है। और रेड जो होता है वो उस तारे की अंतिम अवस्था होती है, जिसके बाद वो क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, आकाश गंगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आकाश गंगा में जो हमारा जो संबंधित जो तारा है वो सूर्य होता है। ठीक है, तो आकाश गंगा के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, सूर्य। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी अवस्थिति देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे, उसके कितने लेयर्स है, कितने भागों में उसे बांटा गया है। ठीक है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।